सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहता, क्लास में क्लास 7 के बच्चे हो या 8 के 9 के 10 के किसी भी क्लास के अंडर 10 वाले बच्चे सबसे पहले तो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। और इसके पीछे एक और भी प्रॉब्लम है कि लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते। एक तो बच्चे के पास तो भाई अज्ञानता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, और टीचर्स क्या होते हैं, वो जानकार होते हैं फिर भी वो पढ़ाना नहीं चाहते, या फिर वो व्यवस्था नहीं कराते। हो सकता है कि उन्हें खुद ना आता हो, खुद ना आने से ऐसा थोड़ी होता है कि विषय छोड़ दिया जाता, उसका व्यवस्था करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप खुद से देखो कि मैट्रिक क्लास में क्या है, संस्कृत है कि नहीं है, कंपलसरी विषय है, 100 नंबर का विषय है कि नहीं। और बच्चा 10 क्लास तक आता है, मैट्रिक में जब पहुंच जाता है और उसको से पूछो कि संस्कृत का ABCD जानते हो तो नहीं जानता, न बालक शब्द जानता है, न वो गम धातु जानता है, न शब्द रूप का पता है, न धातु रूप का पता है, और न ही संस्कृत का बुक्स पढ़ पाता है। आप सोचिए क्यों नहीं पढ़ पाता भाई, तो कोई पढ़ाता ही नहीं। और वो लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा करके वो बोल देते हैं। अब सोच करके बताइए कि जब 10th क्लास में 100 नंबर का हमारा वो विषय बना हुआ है तो फिर वैल्यू नहीं कैसे है। पहली चीज मार्क्स बेस पर लो तो मैट्रिक बोर्ड में कितने नंबर के संस्कृत है, 100 नंबर के। तुम तनी होशियार हो जाओ, 100 नंबर के जो विषय है फिर उसका वैल्यू नहीं कैसे है। कि कहने वाला होशियार है कि मूर्ख है, मूर्ख है ना। फिर संस्कृत की वैल्यू तो है ही, और वैल्यू तो इंग्लिश का नहीं है ना। हमें इंग्लिश अगर ना पढ़े या पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कारण कि हमें मैट्रिक क्लास में संस्कृत का वैल्यू है, इंग्लिश का वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 नंबर भी लाए तो नोट प्रॉब्लम, हम फेल नहीं होते हैं, केवल अटेंडेंस की जरूरत होती है। लेकिन संस्कृत में तो है, तो संस्कृत अगर बच्चा 7 से 5 से कहाँ से आ जाता है, 5 से ही आ जाता है, 6 क्लास से संस्कृत का बुक देने लगता है सरकारी स्तर पे। तो फिर 6 क्लास से बच्चा अगर संस्कृत पढ़े तो उसका नॉलेज धीरे धीरे एनहांस कर जाएगा और बड़ा सरल होता है। एक बात जानो, जो लिपि हिंदी की है वही लिपि संस्कृत की भी है। जो लिपि हिंदी का है, हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी, और संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी, दोनों का देवनागरी है। अच्छा एक बात जानो, हिंदी तो पढ़ते हैं, हिंदी तो लिखते हैं, हिंदी बोलते भी हैं, संस्कृत ना बोलते हैं ना, संस्कृत ना बोलते हैं और ना समझते हैं और ना लिखते हैं। इसके पीछे वजह है कि हमारे घरों में कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा बताओ, संस्कृत अब तक बचा फिर कैसे रह गया। संस्कृत को कहा जाता है कि यह क्या है, क्या है, मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा। मातृभाषा सभी भाषाओं की जननी है, और जो जननी है उसको भुला गए ना। जो जहां से सभी भाषा उत्पन्न हुए थे, कहो कि वेद वेदांग जितने भी लिखे गए, सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, सारे उपनिषद लिखे गए ना, 18 वेद 4 पुराण लिखे गए, सब संस्कृत में लिखे गए। और उस भाषा का सम्मान होना चाहिए था, जबकि उस भाषा का सम्मान ही नहीं होता, समाज में उसकी कोई वैल्यू और इज्जत नहीं रह गई। ये तो कहिए कि हमारे समाज में, हिंदुओं में ब्राह्मण का एक रिवाज है, ब्राह्मण लोग रहते हैं, और गलती से हम लोग पूजा पाठ उनको से कराते हैं ना, तो वो भी छोड़ दिए होते अब तक। समाज में इतने होशियार लोग पैदा ले लिए हैं कि वो भी छोड़वा लें ना, पूजा पाठ को भी क्लोज करा दें ना, पंडित जी को भी वैल्यू ना दें, और अगर उनकी वैल्यू समाप्त हो गया। दिख रहा है, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो इस कारण से संस्कृत पर जो है से अब क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पंडित जी ने ही सही, समाज का एक व्यक्ति ने भी अगर बचाया है तो हमें अब जानकारी हो जानी चाहिए कि इसे बचाना जरूरी है। देव भाषा है, कौन भाषा है, देव भाषा। देवता लोग जो थे इसी भाषा में बात किया करते थे, पहले के विद्वान इसी भाषा में बात किया करते थे, लिखा करते थे, उनके पास जो किताबें हैं उसी भाषा में लिखी। अतः एक सर्वश्रेष्ठ भाषा, सुंदर भाषा, मीठी भाषा, और सबसे बड़ी चीज ये हमारी पहचान है। संस्कृत हमारी पहचान है, अपने देश की पहचान है। जिनको जानकारी नहीं है वो अलग बात है, आपको जानकारी रखना चाहिए कि संस्कृत आज देश विदेश में पढ़ाई जा रही है, दूसरे देशों में भी संस्कृत का कल्चर डेवलप किया जा रहा है। कारण कि संस्कृत से संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कृत को जब हम तोड़ेंगे ना उसको, तो कहा जाता है कि संस्कृत जो बना है वो सम जोड़
सम जोड़ संस्कार, सम जोड़ संस्कार, कृत माने किए हुए संस्कार को संस्कृत कही जाती है। तो बोलिए संस्कार किससे उत्पन्न होगी? संस्कृत से। और संस्कार हम खोजते किससे चल रहे हैं? इंग्लिश से। बच्चे सुबह सुबह क्या कर रहे हैं टीचर जी को? गुड मॉर्निंग सर। ये संस्कार कहाँ की है? अंग्रेजों की। और हम उस गुड मॉर्निंग बोलने वाले बच्चा में सोच रहे हैं कि उसमें संस्कार खूब बढ़िया रहे, कुट कुट कर एकदम भरा रहे, वो माता पिता का सम्मान करे, वो इज्जत करे, वो खूब पढ़ के बढ़िया आदमी बन जाए। कहाँ से होगा? हम खाएंगे चाउमीन तो शरीर मजबूत होगा कि कमजोर हो जाएगा? सेम हम तो चाउमीन खा रहे हैं, इंग्लिश रूपी चाउमीन, ठीक है। ये फास्ट फूड क्या करेगा? दिमाग को खराब कर देगा। वो चाउमीन पेट को खराब करता है, अभी इंग्लिश वाला चाउमीन क्या करेगा? दिमाग को खराब करेगा। और लोग तरह तरह के डिजाइन सीख जाएंगे, अलग अलग तरह के रूपरेखा से समाज को चलाने लगेंगे, और कुल मिलाकर के समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और चक्का जैसे भ्रष्ट होता है तो फिर नहीं चलता है ना, उसी तरह से समाज जो है भ्रष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कई तरीके से लोग उसको तीर खींच करके इतना जैसे तैसे कर देंगे कि समाज चलने लायक नहीं रहेगी। समाज में जो बच्चे होंगे वो बोलने लायक नहीं, चलने लायक नहीं, कुछ कहने लायक नहीं, कुछ समझने लायक नहीं, खाली लड़ाई झगड़े होंगे, कई तरह के विवाद होंगे, विश्व अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए पहली उद्देश्य से हमारा संस्कृत पढ़ने का है कि हम अपनी मातृभाषा को बचाएं, और चूंकि इससे संस्कार उत्पन्न होती है अतः संस्कार उत्पन्न करने वाली भाषा को पढ़नी चाहिए। और चूंकि ये हमारी खानदानी भाषा है, कहते हैं ना कि खानदानी जमीन है, खानदानी घर है, उसी तरह से हमारी खानदानी भाषा है, तो खानदानी भाषा को बर्बाद नहीं करना। आया? यस सर। चलिए अब हम इसको थोड़े थोड़े पढ़ना और इसके मीनिंग तक को समझाते हैं। क्या लिखा है? हमारे देश में कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु होते हैं। फिर आगे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। कितना प्यारा सा है, हिंदी की तरह ही तो है, खाली न जानने का अभाव है। वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद काल है, हेमंत, शिशिर, ऐसा करके 6 ऋतुओं के बारे में बताई गई कि हमारे यहाँ 6 ऋतु है। हमको संस्कृत में भी ऋतु जाननी चाहिए, हिंदी में भी जानना चाहिए। अच्छा, हिंदी में महीने का भी नाम जानना चाहिए। बहुतों लोग को 12 को महीना हिंदी का नाम नहीं याद है ना? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन हमारा लास्ट है। अच्छा एक बात बताओ, जरा सा आप ही लोग समझाइएगा हमें कि 1 जनवरी को नया वर्ष कहते हैं ना? यस सर। 1 जनवरी 2023 आएगा तो सब लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। किस कारण से कहते हैं? हम अगर देखें तो हमारा जो चैत जो शुरुआत होती है वो हैप्पी न्यू ईयर का समय है। यस सर। वाकई हैप्पी न्यू ईयर का समय है। कैसे सो दिखाते हैं, देखिएगा। चैत की जब महीना आती है तो उस समय वसंत ऋतु होता है। कौन ऋतु होता है? वसंत ऋतु। देखो पहला ऋतु वहीं से शुरू होती है, वसंत। और उस वसंत ऋतु में हर चीज नया दिखता है। कैसे सो देखो, नया में सबसे पहले हमारे प्रकृति है, हमारा जो प्रकृति है वो नया है, वो नया होने लगता है। पेड़ पौधों में नए पत्ते निकल आते हैं ना, चारों ओर का वातावरण एकदम बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अच्छा लगता है। न ठंडा का अवसर होता है न गर्मी का, एकदम मस्त होता है। तो ऋतु की शुरुआत इस तरीके से हो, समय की शुरुआत इस तरीके से हो जो लगे कि नया है, तो हमारे लिए एक न्यू वर्ष के रूप में होता है। नया वर्ष हमारे लिए कौन है? सही, चैत। इसकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि प्रकृति भी उस चीज को दिखाती है कि हम नया हो गए हैं। कैसे नया हो गए हैं? तो पेड़ पौधों की नई नई पत्तियां निकल आई, उसी समय निकल आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो 9 वर्ष कब मनना चाहिए था रियल में? चैत। लेकिन हम मनाते कब हैं? आई किसके प्रभाव से? अंग्रेजों के प्रभाव से, इंग्लिश के प्रभाव से। तो हम क्या करेंगे? अपनी सभ्यताओं को धीरे धीरे ऐसे ही त्याग कर देंगे और फिर हम क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से कष्ट में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी जो 9 वर्ष होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? चैत का। ठीक है, चलिए। तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। अच्छा एक और बात आपको 9 वर्ष के लिए, सभी स्कूलों में जो नया सेशन आती है वो उसी समय आती है। उस समय लास्ट परीक्षा दे रहे होते हैं, खत्म होता है, और नया वर्ष की शुरुआत हम लोग अप्रैल माह से लगभग करते हैं। होता है ना? इस माह में सबका नया नया क्लास
चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इसमें हम क्या मान रहे हैं? नयापन। नयापन तो यहाँ देखने को मिला। जनवरी में आपको कौन सा नया चीज मिला? कुछ मिला था? नया क्लास भी नहीं। अच्छा, नए क्लास हैं तो नए किताब हैं, तो बच्चे की भी नए जीवन की शुरुआत हुई। अच्छा, एक यही चीज नहीं है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी अगर देखोगे ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा है वह 1 अप्रैल से नई तरीके से शुरू होता है। सब खाता बही पलट दिया जाता है, नया नया, समझ गए? और सब आंकड़ा फिर से लिया जाता है और फिर जाएगा और 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बजट। तो बजट सत्र की शुरुआत जो होता है 1 अप्रैल से ही शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इस समय में सभी किसान लगभग अपने खेतों से निवृत्त हो रहे होते हैं। देखो अभी निवृत्ति हो रही धीरे धीरे, सबका खत्म, खेती बाड़ी से निवृत्ति, धान भी खत्म, रबी फसल भी खत्म, काट कूट के सब रख दी। कुछ का बचल है तो अभी भी कर ही रहे थोड़े थोड़े, लेकिन नया तो यही लग रहा है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से एक लंबा गैप मिलेगा 1-2 महीने का, लोग रिलैक्स करेंगे। अब फिर नए 2 से 3 महीने में वर्षा ऋतु जब आ जाएगी, यानी मई जून का महीना जब आ जाता है, तो देखना फिर से खेती में जुट जाते हैं। कुल मिला करके हमारे लिए यही समय जो है से नए वर्ष की तरह लगता है। तो चलिए, वसंत ऋतु हो गया, नए वर्ष का पहला ऋतु हो गई, जो कि बहुत ही आनंदमय होता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत भयानक, गर्मी खूब उत्पन्न होती है, उष्ण खूब रहता है। वर्षा ऋतु तो वर्षा ऋतु होती है, जान ही रहा है, बारिश के मौसम में खूब वर्षा होती है। अब जब ये वर्षा ठंडा होता है, मतलब कंट्रोल होता है, बहुत नियमित रूप से होने लगता है, फिर बहुत ज्यादा नहीं होता, तो फिर कौन सा मौसम आता है? शरद। इसी शरद काल में दशहरे का अवसर होता है। दशहरा, दीपावली, छठ जो मनाते हैं हम लोग, वो इसी समय के आसपास में शरद काल में ही मनाई जाती है। ठीक है। अब चलो, हेमंत ऋतु। जो हेमंत ऋतु है वो ठंडा का मौसम है। जो ठंडा का मौसम, जाड़े का मौसम बोलते हैं ना, विंटर सीजन, वो क्या है? हेमंत ऋतु। और बात रही शिशिर का, तो इस शिशिर में ही क्या बोलते हैं, पूरा तरह से ठंडा लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, शीत गिरता है। शीत समझता है? तो शीत कुआं चारों ओर घेर लेगा, सूर्य की रोशनी भी रोक देते हैं ना, इतना कुहासा तीव्र रहता है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं लोग, जगह जगह पर आग लगाते हैं ना, लकड़ियों का आग जलाते हैं, जो भी मिले उनको जला करके लोग अपने हाथों को ठीक ठाक करते हैं ताकि वो काम कर सकें। आया? तो कौन सा चीज हो गया? शिशिर। अच्छा, अब आइए, वसंत सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पानि च भवन्ति। समझिएगा, वसंत काल में सभी पादपों, पादप मतलब पौधे, पादप माने पौधे। पादप देखो, जीवों में 2 ही जगत है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। हिंदी में जानो, संस्कृत में जानो, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। तो पादपेषु उसी का लिखा। नवानी, नवानी माने नया नया, क्या? नया नया। किसलयानी माने पत्ते, पुष्पानी माने फूल, नए पत्ते और नए फूलों का आगमन होता है किस समय? तो वसंत के समय पौधों में नए पत्ते, नए फूल की उत्पत्ति होती है। च भवन्ति, सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, शोभना, सभी जगह शोभा बढ़ाती है वो सभी चीजें, नए नए फूल, नए पत्ते चारों ओर शोभा बढ़ा देती। समय नीति शीत, नाति शीत, नाति शीत, नहीं सॉरी, नाति शीत, नाति शीत है, नाति दिख रहा है, इतनी यहाँ से किया हुआ, ठीक है, नाति शीत, नाति शीत, ये ऐसे है बाबू। ठीक है, तो नाति शीत माने न ज्यादा ठंडा, नाति शीता, शीत माने ठंडा, ना माने नहीं, ना ज्यादा ठंडा, नाति ताप, ना ही ज्यादा गर्म, ताप माने गर्मी होता है, नाति ताप, ना ही ज्यादा गर्मी, ना ही ज्यादा ठंडा, ना ही ज्यादा गर्मी होता है किस समय? बसंत के समय। तो ये बसंत ऋतु की क्या महिमा थी, क्या गुण था, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लिए। ठीक है।